सबसे पहली बात तो ये है कि ख़ुदकुशी एक बड़ा अहम मौजू है जिसके ऊपर बातचीत करने की हमें ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जब मैं पाकिस्तान के सिनेरियो को देखते हुए बात करती हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसा अवेयरनेस मौजूद नहीं है, और जब अवेयरनेस ही मौजूद नहीं है तो हेल्प भी बहुत ही कम मौजूद है। अब अहम नुक्ता ये है यहाँ समझने का कि जहाँ पे हम समझते हैं कि शायद पॉवर्टी की वजह से लोग सुसाइड करते हैं, या लोग भूख से तंग आकर सुसाइड करते हैं, या लोग अपनी मुश्किलात से बचने के लिए सुसाइड करते हैं, तो सुसाइड बेसिकली लोग जब डिप्रेशन के अंदर होते हैं तो वो करने की तरफ जाते हैं। यानी सुसाइड के पीछे जो मेजर फैक्टर है वो डिप्रेशन का कार फरमा होता है, या कोई मेंटल डिसऑर्डर उसके पीछे कार फरमा होता है, जिसमें नेमली बाइपोलर डिसऑर्डर जिसके अंदर होगा वहाँ पे सुसाइड के चांसेस जो हैं या उसका रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज़ जहाँ पर होगा, जहाँ पे लोग नशा बेदरेग इस्तेमाल जो भी शख्स कर रहा होगा, उसके अंदर सुसाइड के रुझानात जो हैं वो ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। और नशों में भी ख़ास तौर पे अल्कोहल, बिकॉज अल्कोहल जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट होती है, ये आपके अंदर इसकी ज़्यादा क्वान्टिटी जो है डिप्रेशन कॉज करती है। डिप्रेशन को कम करने के लिए लोग ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, ज़्यादा अल्कोहल लोगों को और ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती है। सो दीगर नशे और ख़ास तौर पे अल्कोहल जो लोग कंज्यूम करते हैं उनके अंदर सुसाइड के रुझानात जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर से मुराद है कि पीछे डिप्रेशन चल रहा है और उस शख्स को ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात का भी सामना है जो कि डिप्रेशन की वजह से कोई सलूशन उसको देखने नहीं दे रही, और वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के दर पे है, क्योंकि उसकी पेन इस कदर बढ़ जाती है, इमोशनल पेन इस कदर इंक्रीज़ हो जाती है कि उसे कोई सलूशन दिखाई नहीं देता। चाहे आप उसको प्रेजेंट करें, लेकिन उसके लिए उस सलूशन को लेकर चलना और उस सलूशन को अप्लाई करना एक मुश्किल मरहला होता है। और डिप्रेशन में तो लोगों के लिए सुबह बिस्तर से भी निकलना एक बड़ा मसला होता है, खाना खाना एक बड़ा मसला होता है, लोगों को खाना खाने को दिल नहीं चाहता, कई महीने लोग नहाते नहीं हैं जब वो डिप्रेशन के अंदर होते हैं। जबकि ये बहुत बुनियादी सी चीज़ है जो कि लोग समझते हैं कि ये तो इन्हें करना ही चाहिए, ये तो हर शख्स कर ही लेता है। अच्छा, आज हम बड़े सेंसिटिव मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ख़ुदकुशी एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और हमारे सोसाइटी में इसके बारे में बहुत ही गलत किस्म के अकायद जो हैं वो राइज हैं। हम आए दिन कुछ ख़बरें सुनते हैं जिन ख़बरों को इस अंदाज़ में दिया जाता है कि किसी शख्स ने गुर्बत से तंग आकर ख़ुदकुशी कर ली, या किसी शख्स ने अपने घर के झगड़ों से तंग आकर, या बीवी से अनबन होने की वजह से, या किसी बिज़नेस में किसी क्राइसिस के आने की वजह से उसने उनको हैंडल ना करते हुए उन्होंने ख़ुदकुशी का रास्ता अपनाया। तो मैं आज चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम के रेफरेंस से, इस प्लेटफॉर्म से आप हमारे देखने वालों को ये बताएं कि इसकी साइंटिफिक रीज़न क्या है, क्या ऐसी वजह है कि कोई शख्स अपनी ही जान के दर पर हो जाता है, कोई शख्स अपने ही हाथों अपनी जान लेता है। तो इसके पीछे साइंस क्या बताती कि हकीकत क्या है, क्योंकि हम जितनी मालूमात ख़ुदकुशी के बारे में लोगों को देते हैं, मेरे ख़्याल के मुताबिक वो सारी कोई रैशनलाइजेशन है, वो कोई ब्लेमिंग है, वो कोई डिनाइल का पैटर्न है, लेकिन हकीकत उसमें नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि आप हकीकत बताएं हमारे नाजरीन को कि साइंस इस बारे में क्या कहती है। सबसे पहली बात तो ये है कि ख़ुदकुशी एक बड़ा अहम मौजू है जिसके ऊपर बातचीत करने की हमें ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जब मैं पाकिस्तान के सिनेरियो को देखते हुए बात करती हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसा अवेयरनेस मौजूद नहीं है, और जब अवेयरनेस ही मौजूद नहीं है तो हेल्प भी बहुत ही कम मौजूद है। सबसे बुनियादी फैक्टर जो मुझे दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी NGOs इस इशू को टेकअप करती हैं और वो इसको कोई सोशल कंसर्न बताती हैं, जबकि WHO ने इसको पब्लिक हेल्थ कंसर्न का नाम दिया है कि ये एक पब्लिक हेल्थ का इशू है, जिसका मतलब है कि पीछे कोई साइंस इसके मौजूद है जिसको हम मैनेज करके तो किसी भी शख्स के अंदर ख़ुदकुशी के रुझान का तदारुक कर सकते हैं। एक और बड़ी अहम चीज़ है कि ग्लोबली तकरीबन 1 मिलियन के करीब, यानी 10 लाख के करीब लोग अपने हाथों अपनी जान लेते हैं। सो इसका मतलब है कि ये कोई इक्का दुक्का
आपको एग्जाम्पल इसकी नज़र नहीं आती, बल्कि बहुत सारे लोग जो हैं तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख के करीब लोग जो हैं वो हर साल अपनी जान पूरी दुनिया के अंदर लेते हैं। तो ये कोई एक काफ़ी ऐसा अहम इशू है जिसके ऊपर बहुत तेज़ी के साथ काम करने की ज़रूरत है। बहुत कम ममालिक के अंदर इसके ऊपर काम किया जाता है और वो इसको अपनी नेशनल हेल्थ पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजीज़ के अंदर इसको शामिल करते हैं, और तकरीबन 34 के करीब ममालिक हैं जो कि इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और बाकी ममालिक जो हैं उनमें से शख्सियात इसके ऊपर काम ज़रूर करती हैं, लेकिन ये ज़्यादातर ममालिक के अंदर कोई नेशनल पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी इसके ऊपर नहीं है। सही मैम, मैं यहाँ पर रुक के, आपकी बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन है इस बारे में जो कि बहुत ही साइंटिफिक है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान इस रैंकिंग में कहाँ आता है? जहाँ आपने 34 कंट्रीज़ का नाम लिया, वहाँ पाकिस्तान इस रैंकिंग में कहाँ आता है? क्या यहाँ पर कोई ऐसा इदारा कायम है जो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है? नहीं, बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई इदारा नहीं है, ना ही इसके ऊपर कोई नेशनल पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी है जो कि गवर्नमेंट लॉन्च करती है। लेकिन जहाँ पे कुछ NGOs हैं जो कि इंडिपेंडेंटली इन इश्यूज़ के ऊपर बातचीत कर रही हैं। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन पिल के नाम से है जो कि UK की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उनका भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान के अंदर है जो कि सुसाइड के ऊपर ख़ास तौर पर काम करते हैं। बट अगेन ये अभी प्राइमरी स्टेजेस के ऊपर प्रोजेक्ट है, और जब तक कोई गवर्नमेंट अपने मुल्क के अंदर किसी इशू को टेकअप नहीं करती तो उस इशू को इतना अहम कंसिडर नहीं किया जाता। पाकिस्तान में ज़्यादातर मसाइल जो मंजर आम पे आते हैं वो साफ़ पानी का मसला बताया जाता है, वो लोगों के पास घर ना होने का मसला बताया जाता है, वो पावर्टी बहुत ज़्यादा बताई जाती है, वो बिजली के इशूज़ बताए जाते हैं, या वो इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज़ बताए जाते हैं। अब किसी भी जगह पे पब्लिक हेल्थ इशूज़ को नहीं सुनेंगे कि किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी पार्टी ने पब्लिक हेल्थ के ऊपर भी आवाज़ बुलंद की हो, या जिस्मानी सेहत और नफ्सियाती सेहत और जो सुसाइड है उसको भी उन्होंने टेकअप किया हो कि इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे पाकिस्तान में जहाँ तक अवेयरनेस की बात है तो अवेयरनेस इंडिविजुअल्स प्रोवाइड कर रहे हैं अपने तौर पे, और मैं आज जब इसको सर्च कर रही थी तो मुझे फेसबुक के ऊपर पाकिस्तान के जो पेजेस मौजूद हैं तो 500 से ज़्यादा लाइक्स उनकी नहीं हैं, 600 से ज़्यादा उनकी लाइक नहीं है। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोग उन्हें फॉलो नहीं करते। जब फॉलो नहीं लोग करते तो डेफिनेटलाी उसके ऊपर बातचीत भी नहीं की जा सकती। एक कंसर्न समझा भी नहीं जाता। एक मैंने पेज देखा जिसका नाम कोई हॉटलाइन या हेल्पलाइन, सुसाइड हेल्पलाइन पाकिस्तान था, और वहाँ पे मैं तलाश कर रही थी कि हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो वहाँ पे कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं था, बल्कि आप वहाँ पे भी मैसेज के थ्रू ही बातचीत करके तो अपना कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, अब अहम नुक्ता ये है यहाँ समझने का कि जहाँ पे हम समझते हैं कि शायद पॉवर्टी की वजह से लोग सुसाइड करते हैं, या लोग भूख से तंग आकर सुसाइड करते हैं, या लोग अपनी मुश्किलात से बचने के लिए सुसाइड करते हैं, तो सुसाइड बेसिकली लोग जब डिप्रेशन के अंदर होते हैं तो वो करने की तरफ जाते हैं। यानी सुसाइड के पीछे जो मेजर फैक्टर है वो डिप्रेशन का कार फरमा होता है, या कोई मेंटल डिसऑर्डर उसके पीछे कार फरमा होता है, जिसमें नेमली बाइपोलर डिसऑर्डर जिसके अंदर होगा वहां पे सुसाइड के चांसेस जो हैं या उसका रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज़ जहाँ पर होगा, जहाँ पे लोग नशा बेदरेग इस्तेमाल जो भी शख्स कर रहा होगा उसके अंदर सुसाइड के रुझानात जो हैं वो ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। और नशों में भी ख़ास तौर पे अल्कोहल, बिकॉज अल्कोहल जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट होती है, ये आपके अंदर इसकी ज़्यादा क्वान्टिटी जो है डिप्रेशन कॉज करती है। डिप्रेशन को कम करने के लिए लोग ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, ज़्यादा अल्कोहल लोगों को और ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती है। सो दीगर नशे और ख़ास तौर पे अल्कोहल जो लोग कंज्यूम करते हैं उनके अंदर सुसाइड के रुझानात जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर से मुराद है कि पीछे डिप्रेशन चल रहा है और उस शख्स को ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात का भी सामना है जो कि डिप्रेशन की वजह से कोई सलूशन उसको देखने नहीं दे रही और वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के दर पे है, क्योंकि उसकी पेन इस कदर बढ़ जाती है, इमोशनल पेन इस कदर इंक्रीज़ हो जाती है कि उसे कोई सलूशन दिखाई नहीं देता। चाहे आप उसको प्रेजेंट करें लेकिन उसके लिए उस सलूशन को लेकर चलना और उस सलूशन को अप्लाई करना एक मुश्किल मरहला होता है। और डिप्रेशन में तो लोगों के लिए सुबह बिस्तर से भी निकलना एक बड़ा मसला होता है, बहुत बड़ा। बल्कि मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि डिप्रेशन में सिर्फ एग्जिस्ट करना ही दुनिया का सबसे मुश्किल काम। खाना खाना एक बड़ा मसला होता है, लोगों को खाना खाने को दिल नहीं चाहता,
कई कई महीने लोग नहाते नहीं हैं जब वो डिप्रेशन के अंदर होते हैं, जबकि ये बहुत बुनियादी सी चीज़ है जो कि लोग समझते हैं कि ये तो इन्हें करना ही चाहिए, ये तो हर शख्स कर ही लेता है। लेकिन व्हेन समबडी इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, डिप्रेशन की बात मैं जब करती हूँ तो मैं क्लिनिकल डिप्रेशन की बात कर रही हूँ। ये वो डिप्रेशन नहीं है जो अक्सर आए दिन हम एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि मैं तो बहुत डिप्रेस हूँ आजकल, आजकल मुझे बड़ा डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन से मुराद है क्लिनिकल डिप्रेशन जो 4 to 6 वीक्स तक जब परसिस्ट करता है किसी के अंदर, तो वहां पे फिर उसे मेडिकेशन की या किसी ना किसी साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत होती है। सो बुनियादी फैक्टर इसके पीछे जो कि साइंस अब इस्टेब्लिश करती है, नंबर 1 डिप्रेशन, नंबर 2 मेंटल डिसऑर्डर जिसमें नेमली अगर मैं बात करूं तो बाइपोलर डिसऑर्डर, और तीसरी चीज अल्कोहल यूज डिसऑर्डर जो है, ये बुनियादी चीज इसके पीछे पाई जाती है। जहां पे ये तीनों में से कोई एक आध चीज होगी तो वहां पे फिर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आप देख सकते हैं कि कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, वहां पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जिंदगी बड़ी मुश्किल लगने लगती है, या पॉवर्टी है घर के अंदर तो तब जिंदगी मुश्किल लगने लगती है, या फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत अच्छे नहीं हैं, या बाजुकात इसके अंदर कोई फिजिकल हेल्थ आपकी बहुत अरसे से खराब है और आप जिस्मानी तकलीफ के अंदर मुब्तला हैं जो कि अनबेयरेबल है, या इमोशनल पेन है जो कि अनबेयरेबल है, तो आप फिर सुसाइड के आइडियाज़ आपको आने लगेंगे और आप बहुत सारे लोग जो हैं फिर उसको अटेम्प्ट करने की तरफ भी जाते हैं। ज़्यादातर लोग जो सुसाइड आइडिएशन जिन्हें होती है, जिन्हें सुसाइड के ख्याल आने लगते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग आगे चल के इसको अटेम्प्ट करते हुए भी नज़र आते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल ये भी होगा कि ये नौजवान ज़्यादा करते हुए नज़र आते हैं, जबकि अगर हम बात करें खवातीन की तो खवातीन ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट करती नज़र आती हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि खवातीन जब सुसाइड करती हैं तो उनकी सुसाइड की अटेम्प्ट ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती, जबकि मर्द जो हैं वो जब भी सुसाइड करते हैं तो उनके मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मर्द ज़्यादातर डेडली मीन्स यूज़ करते हैं, वो फायर आर्म्स को यूज़ करेंगे, वो अपने आप को शूट करने की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी जो मौत है वो यकीनी हो जाती है, जबकि खवातीन ज़्यादातर जो है वो पॉइजन पीने की तरफ जाएंगी या पेस्टिसाइड कोई जो है वो पीने की तरफ जाएंगी। सो उनके जो मीन्स होते हैं सुसाइड करने के वो ज़्यादा डेडली नहीं होते, इसलिए उनकी जान ज़्यादातर बच जाती है। अच्छा, इसके अलावा एक और फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खवातीन के अंदर ये रुझान नज़र आता है कि 40+ खवातीन जो हैं और 60 या 70 तक उनके अंदर सुसाइड करने का रुझान ज्यादा है बनिस्बत के नौजवान खवातीन के। इसी तरह से अगर हम मर्दों की बात करें तो मर्दों के अंदर 75+ जब वो हो जाते हैं तो उनके अंदर सुसाइड का रुझान ज्यादा आपको नजर आता है। अगर मैं जनरली बात करूं कि मर्दों खवातीन के अंदर या किसी भी एज ग्रुप के अंदर या किसी भी एथनिक ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं तो उनके अंदर तकरीबन रिस्क फैक्टर सिमिलर ही रहते हैं, लेकिन और ये तकरीबन 10वीं काज है सबसे बड़ी जब हम हेल्थ के इश्यूज को रैंक करते हैं कि लोग किस वजह से ज़्यादा मरते हैं। तो 10वीं बड़ी काज है दुनिया भर के अंदर जो कि लोगों की जान लेने की तरफ जाती है। नौजवानों की अगर हम बात करें तो नौजवान हमें तकरीबन 15 से 30 साल के नौजवानों के बीच में ये डेथ की दूसरी बड़ी काज हमें नजर आती है, सुसाइड करना जो है। तो इसका मतलब है कि ये भी काफ़ी वल्नरेबल ग्रुप है जहाँ पर सुसाइड की तरफ लोगों का रुझान जो है वो ज़्यादा होता है। बिल्कुल। अच्छा मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारे इर्द गिर्द ही सोसाइटी में ऐसे लोग मौजूद हैं और जिनकी हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि कल को जाके ये सुसाइड करेंगे, और हमें पता उस वक्त चलता है जब कोई वाक़या, कोई इवेंट हो जाता है और हमें कोई न्यूज़ मिलती है या हमें कोई इत्तला आती है कि आपके फ़लाँ करीबी अज़ीज़ ने या आपके फ़लाँ दोस्त ने ख़ुदकुशी कर ली है। अच्छा, वक्त से पहले हमें पता भी नहीं चलता या हम कोई आइडेंटिफिकेशन भी, जैसे मेरे पहले सवाल में मैंने एलेबोरेट किया था कि हमने जो वजह तलाश की हुई है एज अ सोसाइटी, वो वजह असल में पीछे कॉज ही नहीं कर रही। जैसे कि हम कह रहे हैं कि गुर्बत है या बीवी से झगड़ा हो गया या ख़ानदान में बन नहीं रही या कोई कारोबार में लॉस हो गया। अब जब ये वजह ही नहीं है तो फिर पीछे पैथोलॉजी है, पीछे कोई रीज़न है। मैं चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम के रेफरेंस से आप ऐसी कुछ अलामात बताएं, ऐसे कुछ वार्निंग साइंस बताएं जो अगर हम अपने इर्द गिर्द के किसी फ़र्द में उन अलामात को आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर हमारे लिए ये रेड अलर्ट है, हमें पता चल जाना चाहिए कि ये हकीकत में सुसाइडल टेंडेंसीज़ हैं या ये शख्स आगे आगे जिस ट्रैक पर चल रहा है
उस पर जाकर ये अपने आप को खुद सोजी या खुदकुशी भी कर सकता है। अच्छा, इसमें एक तो मैं ये वाज़िया करती चलूँ कि हमने जिन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की बात की हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन उन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स के साथ पीछे कोई पैथोलॉजी का होना भी जरूरी है। अगर कोई पैथोलॉजी नहीं है तो फिर वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो हैं वो कोई ज्यादा नुकसान नहीं देते, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ वही लोग गरीब नहीं होते जो कि खुदकुशी करते हैं, या उन्हीं लोगों को मसले नहीं होते जो कि खुदकुशी करते हैं, बल्कि दुनिया भर में जहाँ पे हाई इनकम भी होती है कंट्रीज में भी और लोगों के अंदर भी, वहाँ पे भी खुदकुशी होती है। तो इसका मतलब है कि गुर्बत या फाइनेंशियल रिसोर्सेज का कम होना या ब्रेकअप होना ये कोई बुनियादी वजह नहीं है, लेकिन अगर पीछे पैथोलॉजी भी है तो फिर रिस्क फैक्टर के अंदर वो चीज़ें आती हैं। जहाँ तक बात है रेड अलर्ट्स की, तो ऐसे बहुत सारे वार्निंग साइंस हैं जो कि अगर हमें पता है तो हम इजीली आइडेंटिफाई किसी के अंदर कर सकते हैं कि ये बंदा जो है ये खुदकुशी के रुझानात रखता है और आगे आने वाले कुछ वक्त में ये खुदकुशी की तरफ बढ़ेगा, अटेम्प्ट करने की तरफ जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये कोई खुदकुशी वक्ती जज्बे के तहत की जाती है। ऐसा तो नहीं। एक तो चीज हमें ये समझनी है कि खुदकुशी में वक्ती जज्बे से ज्यादा कुछ पैटर्न्स होते हैं बिहेवियर्स के, थॉट्स के, फीलिंग्स के, जो कि कुछ अर्सा पहले से नजर आना शुरू हो जाते हैं। आमतौर पे तकरीबन कोई 6 माह पहले, 4 माह पहले से आपको वो पैटर्न नजर आना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद कोई अगर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ऐड ऑन हो जाए तो वो आपको वक्ती किसी जज्बे के तहत काम हुआ नजर आता है। सही। अच्छा, ये जो पैटर्न्स हैं फीलिंग्स के, थॉट्स के या बिहेवियर्स के, ये इजीली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं अगर हमें इल्म है। जैसे सबसे पहली चीज जो कि आप लोगों के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे खुदकुशी जो कि आगे चल के अटेम्प्ट करने वाले हैं कि वो इसके ऊपर बात करेंगे। वो ऐसी बात नहीं करेंगे कि मैं खुदकुशी करना चाहता हूं। ये बात बड़ा कम लोग डायरेक्टली बात करते हैं, लेकिन ज्यादातर वो ये बात करते हुए नजर आएंगे कि जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं, जिंदगी में कुछ नहीं रखा, एंड मैं सोचता हूं कि ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। सो इस तरह की बातचीत आप उनके मुंह से, इस तरह का वर्बेटम आप उनसे सुनेंगे। अगर ऐसा वर्बेटम कोई देता है तो आपके कान फौरन खड़े हो जाने चाहिए। आप उसको एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन ना कंसिडर करें, बल्कि आप आइडेंटिफाई करें कि ये बातचीत जो है ये नॉर्मल नहीं है, इस शख्स के अंदर खुदकुशी के रुझान जो हैं वो पनप रहे हैं, जो कि आगे चल के ज्यादा वाजिया होंगे या ये कोई ऐसी अटेम्प्ट करता हुआ नजर आएगा। ठीक। दूसरी एक चीज है कि अगर किसी बंदे के अंदर आइसोलेशन में कोई बहुत ज्यादा रहना शुरू कर दे, कि फैमिली से, फ्रेंड से वो विड्रॉ करता है और ज़्यादा आइसोलेटेड रहता है, आप उसे खींच खींच के महफिल में लाते हैं और वो फिर भी ये कहता है कि नहीं मेरा दिल नहीं चाहता बैठने को, या वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, वो घर से बाहर ज़्यादा रहता है, घर के अंदर आता है तो कमरे के अंदर सिर्फ बैठा रहता है, ज़्यादातर बातचीत में इन्वॉल्व नहीं होता, तो ये भी अलार्मिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। तीसरी एक अहम चीज है कि अगर कोई शख्स किसी जिस्मानी तकलीफ में से बड़े अरसे से गुजर रहा है और वो तकलीफ उसके लिए अनबेरेबल है, जो किसी भी फिजिकल इलनेस की वजह से हो सकती है, तो ये भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि अगर वो बंदा साथ में ऐसा वर्बेटम भी देता है कि ऐसी जिंदगी से तो फिर मौत ही बेहतर है, तो इसका मतलब है कि ये भी एक रेड फ्लैग है जो कि आपको कंसिडर करने की जरूरत है। फिर अगर कोई शख्स ड्रग्स लेता है और ड्रग्स लेते हुए वो ऐसी बात करता है कि मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा, अगर मुझे किसी चीज से मना किया गया तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा, तो ये भी एक सीरियस रेड अलर्ट है जो कि आपको कंसिडर करने की जरूरत है। इसका मतलब है कि वो शख्स जो है वो खुदकुशी के रुझानात रखता है, ऐसी सोचें उसके जहन में आती हैं, चाहे वो आपको डराने के लिए कहे, लेकिन आप उसको सीरियस रेड फ्लैग ही कंसिडर करने की तरफ जाएं। एक और अहम वार्निंग साइन आपको नजर आएगा कि ऐसा शख्स होपलेस बहुत ज्यादा होगा, उसको कोई भी जो रोशनी की रमक है टनल के एंड पे नजर नहीं आएगी, वो सोचेगा कि जिंदगी फजूल है, बेबसी का एहसास बहुत ज्यादा उसके अंदर होगा, होपलेसनेस, मायूसी बहुत ज्यादा होगी। आप उसके साथ जब बातचीत करते हैं, आप जितनी मर्जी गोल्डन और ब्राइट एग्जाम्पल दें, वो कहेगा कि नहीं मसले हल नहीं हो सकते, मेरी जिंदगी में ये एप्लीकेबल नहीं, मेरी जिंदगी में ये एप्लीकेबल नहीं है, ये दूसरों के लिए काम आते होंगे लेकिन मेरे मसले इन चीजों से हल नहीं हो सकते। सो ये जो बहुत शदीद होपलेसनेस है, ये भी एक काफी बड़ा रेड फ्लैग है जो कि इंडिकेट करता है कि ये शख्स जो है खुदकुशी के रुझानात रखता है अपने अंदर। इसके अलावा गिल्ट और शेम, बाज़ औक़ात
किसी ना किसी वजह से, फैमिली वायलेंस की वजह से, सेक्सुअल अब्यूज़ की वजह से या इमोशनल अब्यूज़ की वजह से जब लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट या शेम बढ़ जाती है तो वो भी उन्हें ऐसा वर्बेटम देने पे मजबूर कर देते हैं कि मैंने लोगों के साथ बहुत अच्छा किया लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। सो वो भी खुदकुशी के रुझानात की तरफ आपको एक अलर्ट जो है वो फ्राहम किया जाता है कि अच्छा आगे चल के कुछ ऐसी बातचीत इसके जहन में पक रही है जिसमें आगे चल के कोई खुदकुशी की तरफ ये अटेम्प्ट करने की तरफ सोच सकता है। सो ये तमाम रेड फ्लैग्स हैं जो कि इंडिकेट करते हैं हमें कि जब भी कोई शख्स ऐसी बातचीत करता हुआ नजर आए तो आप उसको कभी भी मजाक ना समझें। आप ये मत समझें कि ये वक्ती कोई चीज़ है, आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो जाएगा। हमेशा कोई ना कोई हेल्प प्रॉपर जो है उसे देने की तरफ जाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छे से एलैबोरेट किया कि क्या ऐसे वार्निंग साइंस हैं जो अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि ये शख्स जो है ये रिस्क पे है और ये अपनी जान भी ले सकता है। अच्छा, एक मैं और अहम यहाँ पे नुक्ता बयान करना चाहूँगी कि बाज़ दफ़ा होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो टीन एज बच्चों के ऊपर कोई पाबंदियां लगाते हैं, लाइक कर्फ्यू नाफिज करते हैं कि घर इतने बजे नहीं इतने बजे आओ, फ्रेंड्स के साथ मत घूमो, पैसे ज़्यादा डिमांड मत करो, या बच्चे कोई फरमाइश करते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं हम ये नहीं आपको लेकर देंगे और बच्चे उसके नतीजे में कहते हैं कि अगर आपने मुझे ये नहीं लेकर दिया तो फिर मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा। ठीक, और पेरेंट्स डर के तो उसको वो चीज़ ले देते हैं और पेरेंट्स भी ये समझते हैं कि ये शायद इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। हमेशा याद रखें, कोई भी शख्स जो मेंटली हेल्दी है वो कभी भी अपने मुंह से ऐसी बात नहीं निकालेगा। अगर कोई शख्स आपको थ्रेट देने के लिए ऐसी बात कर रहा है, आपसे कोई एडवांटेज लेने के लिए ऐसी बात कर रहा है, आपको डराने के लिए ऐसी बात कर रहा है, तो हमेशा उसको सीरियस कंसिडर करें। चाहे वो मजाक में ही ऐसी बात करे, उसको हमेशा सीरियस कंसिडर करें और जहन में रखें कि पीछे कोई मेंटल हेल्थ की खराबी है जो इसको ऐसा कहने पे मजबूर कर रही है। कोई भी मेंटली हेल्दी पर्सन जो है, हालात जैसे भी हों, वो कभी अपने मुंह से ऐसी बात नहीं निकालेगा। बिल्कुल, और आजकल मैं भी एक नुक्ते के ऊपर यहाँ पे इस फोरम से ज़रूर बात करना चाहूँगी कि आजकल ये जो टॉक्सिक लव रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें कि दो लोग कमिटमेंट करते हैं एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर साथ निभाने की, उसमें भी कुछ इस किस्म की बातें एक दूसरे को कही जाती हैं जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आपने मेरा साथ ना निभाया तो मैं जान दे दूंगा या जान अच्छा, दे दूसरा पार्टनर ये समझता है जो उस कमिटेड रिलेशनशिप में है कि देखो कितना प्यार करता है, जबकि समझने की ज़रूरत है कि ये मेंटली बिल्कुल हेल्दी नहीं है, ये प्यार नहीं करता और ऐसे बंदे से जो है वो कोई हेल्प उसकी प्रोवाइड करें और उसको ज्यादा प्यार निभाने की तरफ मत जाएं। बिल्कुल, और अपने रेस्क्यू पे पहले काम करें और उसके बाद कोशिश ये करें कि उसकी ज़िंदगी में उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढा जाए जो कि ये कोई ज़्यादा प्यार की निशानी नहीं है बल्कि ये पीछे कोई मेंटल इलनेस जो है वो मेंटल हेल्थ की खराबी। हाँ जी, हेल्थ की खराबी है जो ये मेरे ख्याल में हमारे देखने वालों को इससे बहुत ज़्यादा मदद जो है वो प्रोवाइड होगी, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत ही कॉमनली लोग इस किस्म के फ्रेजेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि मैं जान दे दूंगा और मैं जान, और ख़ास तौर पे हमारा मीडिया, हमारी फिल्म्स भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है जिसमें डायलॉग्स जो हम किसी के लिखे हुए भी बोल रहे होते हैं और हमें वही डायलॉग ज़्यादा अट्रैक्ट करता है जो हमारी किसी कंडीशन को डिपिक्ट करता हुआ भी नज़र आ रहा होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके इमोशन से खेलने के लिए और आपको एंटरटेन करने के लिए हैं। बिल्कुल, ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जहाँ से आपको कोई गाइडिंग प्रिंसिपल्स मिल सकें और आप वो चीज़ें अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं मैडम यहाँ पर जानना ये चाहती हूँ बहुत ही बेचैनी से कि जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि यहाँ तक पहुँच के इस प्रोग्राम के रेफरेंस से लोगों के जहनों में, देखने वालों के जहनों में बहुत सारे ऐसे लोग आ चुके होंगे जिन्होंने उनके साथ इस किस्म की बातें की होंगी या ऐसे वार्निंग साइंस उनको शो भी किए होंगे। तो फिर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब हम ऐसे अफराद की आइडेंटिफिकेशन करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हम किस तरह उनको मदद प्रोवाइड कर सकते हैं या क्या रोल उनकी ज़िंदगी में हम अपना सकते हैं ताकि हम उनको कोई नुकसान से बचा सकें। अच्छा, जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं या ऐसे कोई रेड फ्लैग्स जो हैं वो आप अपने किसी करीबी साथी में, अजीज़ में या फैमिली मेम्बर्स में देखते हैं तो आप डेंजर को एवेल्यूएट करें। नेक्स्ट स्टेप है कि डेंजर को कैसे एवेल्यूएट किया जाए कि ये बंदा कितना संजीदा है इन चीज़ों के ऊपर जो बातें कर रहा है, या ये बातें जो हैं
उसमें रिस्क फैक्टर कितना ज़्यादा है, क्या रिस्क फैक्टर लो है, मॉडरेट है, हाई है या सीवियर है। फर्ज करें अगर कोई शख्स बातें करता है मायूसी की या जान देने की बातें करता है, लेकिन 4 चीज़ें आप पहले सबसे आइडेंटिफाई करें कि क्या इस शख्स का कोई डेफिनेट प्लान है, और डेफिनेट प्लान को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उससे बात करना पड़ेगी। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि अगर किसी शख्स के अंदर ऐसे वार्निंग साइंस नज़र आ रहे हैं तो उन्हें बातचीत नहीं करनी चाहिए, और वो हीले बहानों से कोई नसीहतें करने की तरफ जाते हैं। नसीहतें वो ये करने की तरफ जाते हैं, मैं माजरत के साथ बात करूंगी, कि आप कुरान ज़्यादा पढ़ा करें, नमाज ज़्यादा पढ़ा करें, आप लोगों में इन्वॉल्व रहा करें। ऐसी नसीहतें उस टाइम पे बिल्कुल उस शख्स के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। बाज़ औक़ात ये नेगेटिव रिटेलिएशन का काम, ये जो आर्गू करना है उसके साथ, ये हेल्प की बजाय उसको आप ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जब वो ये करने की तरफ जाए, और ये चीज़ें करने के लिए उसकी फिजिकल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का और सोशल हेल्थ का बेहतर होना ज़रूरी है, तब वो अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर काम कर सकता है। लेकिन जिस शख्स की मेंटल हेल्थ ही खराब है, आप उसे स्पिरिचुअल हेल्थ करने वाला कोई काम जो है वो अभी तवक्को नहीं कर सकते, ये बाद में जाकर ज़रूर आप ऐसी बातें कर सकते हैं। सो सबसे पहली चीज़ ये है कि बात करने से घबराएं नहीं। लोगों का ख्याल ये होता है कि अगर हम ओपनली से बात करेंगे कि क्या तुम खुदकुशी के बारे में सोच रहे हो, तो ऐसा ना हो कि इसको कोई खुदकुशी करने का आइडिया मिल जाए हमारी बात से और ये उस तरफ चल पड़े। हमेशा याद रखें, जब आप ओपनली बात करेंगे खुदकुशी के बारे में, तो कम से कम वो अपनी दबी हुई फीलिंग्स को जरूर आपके सामने प्रेजेंट करेगा। जब वो ये प्रेजेंट करेगा तो इससे खुदकुशी के रुझानात बढ़ेंगे नहीं बल्कि कम होंगे, क्योंकि बहुत सारी उसकी ऐसे जज्बात हैं या महसूसात हैं जो कि उसने रिप्रेस्ड करके रखे हुए हैं, और जब वो उसे आपके सामने बयान करेगा तो बयान करने के बाद उसे कुछ हल्का महसूस होगा, और वो कुछ चीज़ें जो और एलेबोरेट करने वाली हैं या आप उससे सुजेस्ट करेंगे वो उनकी तरफ सोचने की तरफ जाएगा। सबसे पहली चीज़ के बात करें और देखें कि क्या इसके पास कोई डेफिनेट प्लान है। जो ये बात कर रहा है कि मैं मरना चाहता हूं, तो आप पूछ सकते हैं कि आप मरना चाहते हैं तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको इन बातों की तरफ लेकर जाती हैं, क्यों आप ऐसा सोचते हैं, ऐसी कौन सी तकलीफ है पीछे जो आपको ऐसा सोचने पे मजबूर करती है, ऐसी कौन सी इमोशनल पेन है या ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जो आपको लगता है कि शायद ऐसा करने से ये मसला हल हो जाएगा। दूसरा, उससे पूछें कि क्या आपके पास कोई डेफिनेट प्लान है, आपने सोचा है कि मरना है तो कैसे मरना है, प्लान उसका आइडेंटिफाई करें। अगर उसके पास कोई डेफिनेट प्लान नहीं है तो इसका मतलब है कि ये लो रिस्क के ऊपर पर्सन है। उससे बातचीत करने से, कैथारसिस करने से, कोई हेल्प लेने से, किसी प्रोफेशनल के साथ उसको कनेक्ट करने से ये मसला इजीली सॉल्वेबल है। अगर किसी शख्स के पास डेफिनेट प्लान है मरने का, वो कहता है कि हाँ मैं सोचता हूँ कि मैं खुद को शूट कर लूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं कोई पॉइजन पी लूँ या मैं पंखे से लटक कर अपने आप को मार लूँ, तो आप फिर अलर्ट हो जाएं कि ये थोड़ा मॉडरेट रिस्क वाला काम है जिसमें वो बात कर रहा है और उसके पास डेफिनेट प्लान है, लेकिन वो साथ ये भी बात करता है कि मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन अगर मुझे मरना पड़ा तो फिर मैं ये काम करूंगा, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। यानी उसकी इंटेंशन नहीं है लेकिन कोई प्लान उसके जहन में जरूर है कि वो इन रिसोर्सेज से वो मरने की तरफ जाएगा। तो सबसे पहली चीज है कि प्लान आइडेंटिफाई करें। दूसरा है कि मीन्स आइडेंटिफाई करें कि क्या मीन्स यूज करके ये मरने की तरफ जाता है। तीसरी अहम चीज है टाइम। अब उससे ये भी पूछें कि क्या तुम्हारे जहन में कोई टाइम तुमने मुकर्रर किया हुआ है कि कब तुम करोगे, क्या तुम न्यू ईयर के बाद करोगे, तुम कोई फेस्टिवल है उसके बाद करोगे, या क्या तुम्हारे जहन में बातचीत चल रही है। सो आप उससे निकलवाते हैं कि कोई डेफिनेट प्लान, उसने टाइम भी मुकर्रर किया हुआ है। सो अगर टाइम भी किसी ने मुकर्रर किया हुआ है, प्लान भी है, लेकिन वो साथ में कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे मसले हल नहीं होंगे, मैं क्या करूं जिंदगी के अंदर, तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा हाई रिस्क के ऊपर है, लेकिन अभी इसके पास कोई इंटेंशन नहीं है, प्लान है, मीन्स हैं, टाइम भी है, लेकिन इंटेंशन नहीं है। चौथी अहम चीज है कि अगर कोई इंटेंट भी करे टू किल हिमसेल्फ, यानी उसकी इंटेंशन भी शामिल हो, प्लान है उसके पास डेफिनेट, टाइम भी मुकर्रर है, मीन्स भी उसके पास हैं, और साथ में वो कहता है कि मैं मरना भी चाहता हूं, तो इसका मतलब है कि ये एक सीवियर रिस्क के ऊपर है, फौरी तौर पर इसको किसी ना किसी साइकियाट्रिक हेल्प की जरूरत है। हाई रिस्क में भी और सीवियर रिस्क में भी फौरी तौर पर किसी ना किसी प्रोफेशनल को इन्वॉल्व करने की जरूरत है। वो डॉक्टर हो सकता है, साइकियाट्रिस्ट हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, मेंटल हेल्थ काउंसलर हो सकता है, लेकिन फौरी तौर पर इसको किसी ना किसी
सेफ कस्टडी के अंदर लेने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ है कि आप बातचीत करते हैं उसके साथ ओपनली खुदकुशी के मौजू के ऊपर, फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका रिस्क जो है वो किस कदर ज़्यादा है। प्रिवेंशन के लिए एक और अहम चीज़ है कि जब आप बातचीत उससे करते हैं तो बाज़ औक़ात पेशेंट्स ये कहते हैं कि अगर तुम सीक्रेट रखो मेरी बात को तो मैं फिर तुम्हें पूरी बात बताऊंगा। तो आप कभी भी सीक्रेसी का वादा उसके साथ नहीं करते, या फर्ज करें अगर आप वादा भी कर लेते हैं तो आप कभी भी उसके खुदकुशी के प्लान को सीक्रेट नहीं रखते, बल्कि आप फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करते हैं, आप डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं, जिस भी हेल्प की आपको ज़रूरत है आप उसको इन्वॉल्व करके उसे मदद फ्राहम करने की तरफ जाते हैं, चाहे उसकी मर्जी के बगैर ही क्यों ना वो मदद आप उसे फ्राहम कर रहे हो। ये वो चीज़ है जिसमें मर्जी शायद कभी नहीं बनेगी, क्योंकि अंदर से जो इलनेस है, जो प्रॉब्लम है, वो उसकी अपनी मर्जी भी खराब किए हुए है। तो यहाँ पर बीमार, देखिए साइकेट्रिक इलनेस के अंदर मर्जी ही बीमार हो जाती है। जब मर्जी ही बीमार है तो वो कभी भी हेल्प लेने की बात नहीं उसे सूझेगी, वो हमेशा ऐसी बात करेगा जिससे हेल्प लेने में कोई ना कोई रुकावट ही रहे। कभी वो कहेगा कल चले जाएंगे, कभी वो कहेगा फलां डॉक्टर अच्छा नहीं है, फलां के पास मैं जाऊंगा। आप कहेंगे कि अच्छा उसके पास चले जाओ, वो कहेगा उसके बारे में मैं पहले देखूंगा, सोचूंगा, फिर मैं ये काम करूंगा। तो ये तमाम हीले बहाने जो हैं वो पेशेंट्स यूज करने की तरफ जाएंगे। वो ये भी कहते हैं कि मैं तो ऑलरेडी किसी ट्रीटमेंट का पार्ट हूँ, मगर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, इस तरह की, और ये इस तरह की जो हेल्प होती है वो बाज़ औक़ात कोई हर्बल काइंड ऑफ हेल्प होती है जिसका कोई तदारुक जिसे नहीं होता। तो हमेशा साइकेट्रिक हेल्प लेने की तरफ जाएं, क्योंकि इसको कंसिडर करें कि ये मसला एक साइकेट्रिक इलनेस का मसला है, साइकेट्रिक इशू है। ये कोई इस वजह से मसला नहीं है कि वो रिलीजन से बहुत दूर है या रिलीजियस प्रैक्टिस से बहुत दूर है या वो नेगेटिव बहुत सोचता है। पीछे कोई साइकेट्रिक इलनेस है जिसकी वजह से ऐसे ख्यालात उसके जहन में जन्म लेते हैं। देखिए मैंने बात की कि 4 कैटेगरीज हैं, हमें आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि ये लो रिस्क फैक्टर पे पर्सन है, मॉडरेट रिस्क फैक्टर पे है, हाई रिस्क है, या फिर ये सवेयर है। जहाँ पे सवेयर या हाई रिस्क की बात आती है तो वहाँ पे आपको फौरी कोई प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि अगर हम खुद ही बातचीत करेंगे तो उससे मसला हल हो जाएगा, और ज़्यादातर लोग जो बातचीत करते हैं वो दिल का हाल सुनने की बात नहीं करते, बल्कि वो कोई नसीहतें करते हैं, वो कोई लेक्चरिंग करते हैं, जो कि उस सिचुएशन में सुसाइड की आइडिएशन जिन लोगों को है, जिनको ऐसे ख्यालात आ रहे हैं, उन्हें बहुत बुरी और स्ट्रेसफुल लगती है और वो प्रोवोक करती है। पहली चीज़ है कि अगर कोई शख्स लो रिस्क फैक्टर पे है तो आप उससे बातचीत करें, और बातचीत में सवालात ज़्यादा करें। जितने आप सवालात ज़्यादा प्रोब करेंगे उतना वो ओपन होगा, उतना आपको उस शख्स के मसाइल का पता चलेगा, जज्बात का पता चलेगा, उसकी फीलिंग्स का पता चलेगा, और आप फिर उसे कोई सलूशन उसके साथ मिल के कर सकते हैं। कभी भी मत ये सोचें कि जो शख्स सुसाइड की बात कर रहा है हीले बहाने से डायरेक्टली या थ्रू हिज बिहेवियर आपको बता रहा है दैट ही इज अप टू समथिंग, तो आप उसको कोई मशवरा देंगे और फिर एज्यूम करेंगे कि वो इस मशवरे पे अमल करे। वो कभी भी मशवरे पे अमल नहीं करेगा। आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, और अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ आ रही कि आप कैसे उसको हेल्प करें, तो फिर आप ज़रूर उसको किसी न किसी माहिर नफ्सियात के पास लेकर जाएं, किसी न किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास लेकर जाएं, किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाएं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि ज़्यादा माहिर हैं इस तरह के मसाइल को सॉल्व करने में। ठीक है। नंबर 2, अगर कोई हाई रिस्क पे है या सवेयर है तो ऐसी सूरत में पेशेंट्स को या जो भी शख्स इस चीज़ में मुब्तला है उसे किसी ना किसी इनडोर ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कि अगर वो ज़्यादा वल्नरेबल है या ज़्यादा एट रिस्क है तो वो उसको किसी ना किसी सेफ कस्टडी के अंदर कुछ अरसा रखने की तरफ जाएंगे, ताकि वो अंडर द ऑब्जर्वेशन उसको मेडिकेशन दे सकें, उसके साथ कोई एक बंदा अटैच कर सकें जो कि प्रोफेशनल स्टाफ होता है, इस काम के अंदर माहिर है कि कैसे किसी बंदे के साथ जब वो सुसाइड के रुझानात रखता है तो उससे बातचीत कैसे की जाती है, और 24 आवर उस बंदे के साथ रहने की ज़रूरत होती है हाई रिस्क और सवेयर रिस्क के अंदर। इसके अलावा मेडिकेशन अप्लाई की जाती हैं, डॉक्टर्स काउंसलर उससे बातचीत करते हैं, उसको थेरेपी उसकी की जाती है, जिसकी वजह से कुछ हफ्तों के अंदर जो है वो इस तरह के रुझानात में से हेल्दी अंदाज से बाहर निकल आता है और अपनी नॉर्मल लाइफ को रिज्यूम करने के काबिल होता है। अगर कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर पीछे आइडेंटिफाई होता है तो वहाँ पे उस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का इलाज बाकायदा होने की ज़रूरत होता है, जो कि कुछ हफ्तों तक मुहीत नहीं होता, कुछ महीनों तक चलता है, लेकिन आपको ये इलाज जो है वो चाहे इनडोर है चाहे आउटडोर है, कोई भी उसकी सूरत है उसका इलाज लेने की ज़रूरत है। अगर पीछे कोई सब्सटेंस से
यूज डिसऑर्डर है तो फिर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का इलाज होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक उसका इलाज नहीं होगा आप कभी भी सुसाइडल आइडिएशन को मैनेज नहीं कर सकते अपने तौर पर। बिल्कुल। सो एक तो ये चीज करने की जरूरत है। नंबर 2, अगर कोई पर्सन मीन्स बताता है तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर आप उन मीन्स को भी हटा दें उसके सामने से, अगर कोई पेस्टिसाइड्स हैं वो सामने पड़े हुए ना हो, कोई घर के अंदर फायर आर्म्स मौजूद ना हो, ना ही जो नाइफ वगैरह है वो कोई बहुत सामने जो पड़े नजर आते हैं शार्प वो ना हो, तो ये चीज भी जब नहीं होती तो उससे भी खुदकुशी के रुझानात में ऑटोमेटिकली कमी आने की तरफ जाता है। यानी जब उसके पास मीन नहीं है तो आपने कोई हर्डल क्रिएट कर दी कि अब वो कुछ फौरी तौर पे अटेम्प्ट करने की तरफ नहीं जाएगा, उसे कुछ ना कुछ सोच विचार करनी पड़ेगी, या वो पूछेगा किधर हैं चीजें, जब वो आपसे बात करेगा दे मुझे, और आपके पास एक अच्छा टाइम होगा वहां पे इंटरवीन करने का पॉजिटिवली, ताकि आप उसकी जान बचाने के लिए कुछ चीज जो है वो कर सकें। इसके अलावा हमेशा याद रखें कि अगर कोई शख्स अकेला अपने इलाज में शामिल है तो उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई शख्स उसके साथ है मौजूद जो कि बारहा अपना कंसर्न सिर्फ शो करता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, तुम बड़े अहम हो हमारे लिए, वो ये बात नहीं करता कि फैमिली का तुम्हारे बाद में क्या बनेगा, उनके बारे में सोचो, तुम्हारे बाद दुनिया जो है वो रुक जाएगी, दुनिया के बारे में सोचो, तो ही डज नॉट केयर अबाउट सच थिंग। उसको सिर्फ ये सुनने की जरूरत होती है कि आप उसके बारे में केयर करते हैं, आप उसके बारे में फिक्रमंद हैं, आप कंसर्न्ड हैं, और ये बातें आप वर्बलाइज करते हैं उसके सामने, और अपने बिहेवियर से भी यही बातें शो करते हैं। उसके साथ डॉक्टर के पास चल के आते हैं, जितनी भी मीटिंग्स हों आप उसमें साथ मौजूद होते हैं, फिर आप घर पे भी उसको लुक आफ्टर करते रहते हैं, आप फ़ोन करके पूछते हैं, उसको विजिट करते रहते हैं कि क्या वो हैरियत से है या वो क्या कर रहा है, वॉक पे वो नहीं जाता तो आप उसको वॉक पे लेकर जाते हैं, मेडिसिन का ख्याल रखते हैं, उसकी लाइफ में कुछ बेहतरी लाने के लिए आप अपना कुछ टाइम जो है वो इन्वेस्ट करने की तरफ जाते हैं। सो ये चंद चीज़ें हैं जो कि अगर आप करेंगे तो यकीनी तौर पर आप किसी ऐसे बंदे की जान जो है बचा सकते हैं। जान हर शख्स की कीमती है, हर शख्स किसी ना किसी के लिए कीमती है। जो लोग हमारे लिए लोग होते हैं वो अपनी फैमिली के लिए बहुत अहम लोग होते हैं। सो हर शख्स बहुत कीमती है। सो हमें हर शख्स की, चाहे वो हमारा कोई कुलीग है, हमारे साथ ऑफिस में काम करता है, कोई स्टूडेंट है, हमारे यहाँ कोई क्लास फेलो है या कोई क्लास फेलो लड़की है, या फिर फैमिली के अंदर है या फ्रेंड्स के अंदर है, कोई भी शख्स है, तो आप ज़रूर उसकी जान बचाने की अपनी सी पूरी कोशिश करने की तरफ जाएं। सो ये चीज़ें। बहुत शुक्रिया मैडम। मुझे यकीन है कि आज के इस प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों को एक शानदार मवाद मिला होगा, क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द नॉर्मल पॉपुलेशन में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो हमें इंडिकेटर्स देते हुए महसूस हो रहे होते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई इशू ज़रूर मौजूद है। तो आप ऐसे लोगों की आइडेंटिफिकेशन करें और उनको अपने तौर पर हेल्प ज़रूर प्रोवाइड करें, क्योंकि हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में बात हुई थी कि बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ को भी मैनेज नहीं किया जा पा रहा, तो फिर ये तो अभी उनके जिसे कह लें लिस्ट पर आई ही नहीं ये चीज़ें। तो हमें अपनी मदद आपके तहत ही कुछ करना होगा, और ऐसी चीज़ें जिनको हम ख़तरा तसव्वुर करते हैं, इन चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन पैदा करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को रैंक करें और मदद देने की तरफ भी जाएं।